श्री विलासराव देशमुख के निधन पर हम सब की ओर से शोक प्रकट करते हुए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। और अब मैं जो मुद्दा है उस पर आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि परसों यानी कि 18 अगस्त को हम लोग एक बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की बैठक यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं। ये बैठक NDMC कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ एक दफ़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, वहीं पर होने वाली है। तो चीफ मिनिस्टर के साथ हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं श्री सुशील कुमार मोदी, उसके अलावा पंजाब में हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको, और जहाँ 3 राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारे पार्टी के नेता वहाँ पर विपक्ष के नेता हैं, महाराष्ट्र के काउंसिल में और असेंबली में, और दिल्ली और उत्तराखंड में, राजस्थान। तो इन सबको भी इस बैठक में बुलाया गया है। और पार्टी की तरफ से अध्यक्ष जी अपना इसका उद्घाटन करेंगे, आडवाणी जी इसका समारोप करेंगे, और इसमें दोनों जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के, वो उपस्थित रहेंगे और विभिन्न विषयों पर जो चर्चा होगी उसकी शुरुआत करेंगे। और जितने कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं पार्टी के, जितने महामंत्री हैं, जितने स्पोक्स पर्सन्स हैं, उन सब लोगों को इसमें बुलाया गया है। उद्देश्य क्या है? ये चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग आप जानते हैं कि हम लोग पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार एक मन में विचार आया कि देश चूंकि एक बहुत गंभीर आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसमें कि एक तरफ कीमतों में भारी वृद्धि है और लगातार 3 साल से खास करके जो फूड इन्फ्लेशन है वो है, उसके अलावा रुपए की कीमत में जो गिरावट हो रही है, जिसके चलते अपनी तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, और जो ग्रोथ हुआ भी पिछले 8 वर्षों में वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ। और NSSO के जो फिगर्स आए हैं उससे स्पष्ट हो गया कि जितने बड़े पैमाने पर इसमें एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होना चाहिए था, उतने बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हुआ। तो जाहिर है कि इनकम डिस्पैरिटीज़ बढ़ी हैं समाज में। उसके अलावा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है दैट इज़ एट द लोएस्ट एब। रेटिंग एजेंसीज आर constantly threatening to downgrade India's rating. There is complete policy paralysis. और जो हम रिटन स्टेटमेंट आपको देंगे उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म ऑन द वन हैंड एंड रिटर्न ऑफ द लाइसेंस एंड कोटा राज ऑन द अदर completes the picture of the economic mess. The government is in a denial mode and is blaming everybody else except itself. इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो हम लोगों ने ये सोचा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें फेडरलिज्म के ऊपर जो आघात हो रहे हैं उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि समय समय पर हम लोग इसकी ओर आपका ध्यान खींचते रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो फेडरलिज्म के ऊपर आघात हो रहा है, हमारे राज्य जो हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनके जो फंड्स उनको जो मिलने चाहिए वो समय पर नहीं मिलते हैं या कभी भी नहीं मिलते हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, लेजिस्लेशंस को
स्वेच्छा से यहाँ रोक के रखा जाता है और उनके प्रोजेक्ट्स को भी पेंडिंग रखा जाता है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम एक बैठक बुलाएं जिसका उद्देश्य नेगेटिविज्म नहीं होगा, कोई नकारात्मक इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हम ये देखें कि केंद्र सरकार की तुलना में हमारे राज्य इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। एक तो पहले क्या असर पड़ा इसका उन राज्यों पर। जैसे मैंने कहा कि अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट डाउन है, टैक्सेस कम कलेक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके फिस्कल सिचुएशन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो नया नया इन्वेस्टमेंट होना था उसका क्या असर पड़ा है उनके राज्य के ऊपर। जो अभी उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें जो स्लो डाउन हुआ है उसका क्या असर पड़ा है। और ख़ास करके जो अभी ड्राउट लाइक सिचुएशन पैदा हुआ है उसमें उन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका। तो इन सब परिस्थितियों पर विचार करने के लिए और ये समझने के लिए कि हमारी राज्य सरकारों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इस परिस्थिति से निपटने के लिए, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की मुश्किल परिस्थिति में भी ऑन टू द नेशनल ग्रोथ। क्योंकि आप जानते हैं कि सारे ग्रोथ रेट स्लो होने के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, एनडीए बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, जिसका ग्रोथ रेट अभी भी अच्छा है। तो हम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ये जो एक परिस्थिति पैदा हुई है इकोनॉमिक स्लोडाउन से और ड्राउट लाइक कंडीशन से, उससे निपटने के लिए हमारी सरकारों ने क्या क्या उपाय किए हैं और क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो हम 3 भाग में इसको बांट के देखेंगे। नंबर 1 कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर क्या पड़ा, ड्राउट का असर क्या पड़ा, कैसे उससे निपट रहे हैं और आगे क्या करने की आवश्यकता है, ये एक हुआ। दूसरा जो है वो ये है कि हमारी राज्य सरकारें, आप सब जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कुछ कुछ क्षेत्रों में। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस गवर्नेंस की क्या क्या उन्होंने डेवलप की हैं और कैसे उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम और राज्यों को कह सकते हैं कि वो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। जैसे कि एक मध्य प्रदेश की योजना है लक्ष्मी लाडली योजना, तो झारखंड सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया और आगे शुरू किया। उसी तरह जैसे छत्तीसगढ़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश में उसकी तारीफ होती है, तो उसमें क्या क्या गुण हैं और कैसे हम उसको और दूसरे राज्यों में ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में गुजरात ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करके दिखाया है। और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष जो है वह है कि फेडरलिज्म का जो प्रश्न है, उस फेडरलिज्म के प्रश्न पर जो भारत सरकार का रवैया है, उस रवैये से, उस एटीट्यूड से क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। एंड दिस विल बी इन द इकोनॉमिक फील्ड, दिस विल बी इन अदर फील्ड्स ऑफ गवर्नेंस। जैसे आपको याद होगा कि एनसीटीसी का मुद्दा आया था। तो ये तीसरा पक्ष इसका होगा कि फेडरलिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें और क्या हम लोगों को सुधार लाने की आवश्यकता है। ये दिन भर की मीटिंग होगी, जिसका मैंने कहा कि उद्घाटन श्री नितिन गडकरी जी करेंगे और समारोह अडवाणी जी करेंगे। और
जो इकोनॉमिक स्लो डाउन, डेवलपमेंटल इश्यूज, बेस्ट प्रैक्टिसेस के का जो सवाल है, इस विषय पर एक जो चर्चा होगी उसकी शुरुआत श्रीमती सुषमा स्वराज करेंगी, और फेडरलिज्म के ऊपर जब चर्चा होगी तो उसकी शुरुआत श्री अरुण जेटली करेंगे। ऐसा हम लोगों ने तय किया है। और इसका फॉर्मेट ये होगा कि हम लोग शुरू में उद्घाटन भाषण के बाद स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्रतिनिधि हैं वो एक प्रेजेंटेशन अपनी ओर से करेंगे, और उस प्रेजेंटेशन को हम लोग इन तीनों मुद्दों पर सुनेंगे, और लगभग 2-2.5-3 घंटे का समय इसमें व्यतीत होगा उनकी बात सुनने में। और फिर आफ्टरनून का जो सेशन होगा वह चर्चा का सेशन होगा, जिसमें कि इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, और लगभग आडवाणी जी के समारोह के बाद 4:30-5 बजे के आसपास इसको समाप्त करेंगे। आपको मीडिया सेल से सूचना मिल जाएगी कि वहाँ पर मीडिया के लिए क्या इंतज़ाम है। और हम लोगों ने तो ये सोचा था कि जो इनॉग्रल भाषण है इत्यादि वो सब खुले रहे मीडिया के सामने, लेकिन वहाँ पर शायद स्पेस को देखना पड़ेगा कि टीवी चैनल्स और बाकी लोग उसमें आ सकते हैं, कितना अकोमोडेशन होगा। तो श्रीकांत जी उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसमें जो एक अध्यक्ष जी ने पॉलिसी फार्मूलेशन एक्शन ग्रुप बनाई थी, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, तो इसी को एक तरह से मोटा मोटी जिम्मेदारी दी गई कि आप इस मीटिंग को आयोजित करें। आप जानते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी हमारा जो पार्टी का इकोनॉमिक फोरम है उसके भी कन्वीनर हैं। तो प्रकाश जी, निर्मला जी, नलिन कोहली जी, और उसके अलावा विनय सहस्त्रबुद्धे जी, सुमन सिन्हा जी, ये सब लोग इसमें लगे, और इन्होंने कुछ कुछ इंटरैक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शुरू कर दिया। मीटिंग के बाद हम लोग एक स्टेटमेंट इशू करेंगे ऑन ऑल दीज इश्यूज। आई विल परहैप्स कम बैक हियर टू दिस रूम about whatever 5:36 we'll intimate the time, and I'll come here with my colleagues, और मीटिंग का जो आउटकम होगा, जो नतीजा आएगा, उसके ऊपर हम आपको along with a statement हम आपको ब्रीफ करेंगे परसों शाम को। तो ये मुख्य रूप से बताने के लिए एज ए कर्टन रेजर हमने सोचा कि आज आपको यहाँ आने की तकलीफ दें, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग पार्लियामेंट में इसको करते, लेकिन आज पार्लियामेंट एडजर्न भी हो गया, और चूंकि पार्टी से रिलेटेड मुद्दा था तो हमने सोचा कि आपको यहाँ तकलीफ दें। द भारतीय जनता पार्टी हैज़ डिसाइडेड टू कन्वीन ए मीटिंग of all the chief ministers of the BJP ruled states, as well as the deputy chief minister in Bihar and the senior most minister in Punjab. Along with these officials, we'll have the leaders of opposition in both houses of the Maharashtra Council and Assembly, and leaders of opposition in the 3 states where we are the main opposition. The purpose of this meet is to review the working, the functioning of our own state governments in the light of the severe economic crisis that has gripped the country. And it must be having its impact on the state governments. If there is unemployment, the state governments must be tackling unemployment. If taxes are reduced, then it impacts on their fiscal situation. Similarly, if investment is not coming, then that has an impact on their well-being. So all these issues, price rise, all these issues we'll be discussing with the chief ministers. First, to find out what the impact is on their states,
2, what they are doing to deal with the situation, and 3, what more can be done to tackle the situation. Another grim aspect which has been added to this is the prevailing drought in the country and its impact on the state governments. The Government of India has not come out so far with an effective plan of action to tackle the drought. So this is again a subject which we will discuss in the meeting. Then there are issues of federalism. We feel that our state governments are receiving a stepmotherly treatment from the Government of India. Their legislations are held up. Funds and resources are not made available to them. And their legislations passed by the state legislatures are kept pending. The purpose of the meeting is not to sit down and necessarily criticize the Government of India, because the whole world is criticizing the Government of India. The purpose of the meeting is to come out with a positive outcome of how the BJP ruled states are tackling the situation and what is our game plan or plan of action for tackling the situation even more effectively in future. Then we'll discuss the issues of federalism also in this meeting. And as I said, the chief ministers will make deliver their presentations. The meet will be inaugurated by our National President, Shri Nitin Gadkari ji. The valedictory address will be given by Advani ji. Srimati Sushma Swaraj will lead the discussion on the governance, best practices, developmental issues. Shri Arun Jaitley will lead the discussion on federalism. And we are already in close touch with the state governments. Mr. Prakash Javadekar is heading the team which is interacting with them already. And at the end of it, we hope to issue a statement in which all these thoughts will be mentioned in detail. And I propose to meet you here in the afternoon of the 18th as soon as the meeting is over. We'll try and keep the meeting as open as possible, provided there is enough space for everyone. And I hope the media will cooperate in that. Mr. Shri Nitin Gadkari has given me the special responsibility to be the convener of this meeting. And as I said, I am working with a team led by Shri Prakash Javadekar, consisting of Nirmala Sitaraman ji, Nalin Kohli ji, who are co-conveners of the Policy Action Formulation Action Group, Shri Vinay Sahasrabuddhe, Sumant Sinha, and other colleagues are contributing to the arrangements, both as far as the substantive issues are concerned, as well as far as the logistical issues are concerned. The two are not necessarily connected. At least the timing is not dependent on the discussion in Houses of Parliament, because this meeting was planned weeks ago. We felt that we should have this kind of a meeting, and that's why this meeting has been convened. 18th was a date which was suiting everyone, so we fixed 18th as the date for this meeting. We have indeed demanded that there should be a discussion on the economic situation, which is grim, and hopefully this discussion will be allowed by the presiding officers of both the houses, and we'll participate with full force in that discussion as and when it comes. If this meeting obviously is going to take place before that discussion, and the inputs of this meeting will be used by the BJP in that discussion as and when it takes place. You know, whenever meetings of chief ministers are held in Delhi, chief ministers establish a coordination amongst themselves, and especially chief ministers of the non-Congress ruled states. This is something which has been happening for many years
When I was in the civil service, I was once the principal secretary of the then Bihar Chief Minister, Mr. Karpuri Thakur. Even in those days, such coordination cutting across political party lines was established whenever the National Development Council meetings took place. So that kind of coordination is taking place even today. BJP as a party has no plans as of now to call all the or interact with all the non-Congress chief ministers. We have a large number of our own chief ministers, and we'll be interacting with them, which will be sending a message to all the other chief ministers and states which are equally oppressed by the center. First of all, I think Mr. Prakash Javadekar has already commented on that. The more the PM speaks, the more depressing the situation becomes. He is talking about national consensus on economic reform issues without taking any steps to build such a consensus. Whose responsibility is it to build that consensus on economic issues? As far as the theoretical part of his statement is concerned, namely that we should treat economic issues with the same seriousness with which we treat national security issues is concerned, we are in full agreement. Because if you don't have economic strength, ultimately your national security is affected. So there is no denying the fact that the two are linked. But on foreign policy and on national security policies, generally there has been a consensus in this country from the time of independence. But unfortunately, no such consensus exists as far as economic issues are concerned. And each government has tackled or tried to tackle the economic issues in its own ways. Wherever there has been a need to build consensus, the government of the day has built such consensus. And I'd like to tell you that when we were in office, we always reached out to the opposition. You know very well that we did not have majority in Rajya Sabha to pass any bill. So how did we manage to pass so many reform legislations? We managed to do so by reaching out to the main opposition party, namely the Congress, and the other opposition parties. I remember very well that, when the Foreign Exchange Regulation Act was being replaced by two acts of Parliament, the Foreign Exchange Management Act and the Prevention of Money Laundering Act. Both these bills were passed in the Lok Sabha because we had a majority there. Then we went to Rajya Sabha, and in Rajya Sabha, Pranab Mukherjee, who was the leader of the Congress party, and Mulayam Singh Yadav ji, who was also in Rajya Sabha, and various other people I still remember, raised issues with regard to some provisions of the Prevention of Money Laundering Bill. And I agreed to refer it to a select committee of Rajya Sabha. And the select committee looked at it, and then it came back, and we incorporated the wholesome recommendations of the select committee, and the bill that was then passed. So whether it was the insurance bill, it was any other bill, Electricity Act, we always reached out to the opposition, created a consensus, and it became possible for us. This FRBM, Fiscal Responsibility Budget Management Act, any number of legislations one can recall from the economic field where we necessarily or invariably reached out to the Congress party. How many times has the Congress party or the government of the day, especially the Prime Minister, reached out to the opposition? I mean, it was all right for him to talk about it from the ramparts of the Red Fort, but how many times has he invited our leaders in Parliament to discuss issues? When Pranab Mukherjee ji was there, he was filling the bill because he was the one who used to invite
the leaders. And now we don't know who is going to take his place. So consensus is easier talked than implemented. And the responsibility for implementing consensus on economic issues, on other issues, rests entirely with the government and especially with the Prime Minister. I'd also like to add that this is not, don't take this as a review meeting of the functioning of the state governments. This meeting is being convened in a very, very specific situation of the economic slowdown, and that is going to be the focus of our meet. नया बहुत दूर आगे चली गई, हम अभी उतनी दूर नहीं देख रहे हैं. हमने जैसा आपसे कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज की विषम आर्थिक परिस्थिति में और उससे हमारे राज्य कैसे निपट रहे हैं, कैसे उससे डील कर रहे हैं और आगे और क्या करने की आवश्यकता है. और हो सकता है कि इससे एक ऐसे कुछ भी सुझाव आए जो भारत सरकार के लिए भी उपयोगी होंगी, और अगर भारत सरकार के लिए उपयोगी होगी तो आपके माध्यम से हम लोग 18 तारीख को इसको रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे. फिर अभी जब चर्चा हुई कि पार्लियामेंट में अगर आर्थिक परिस्थिति पर चर्चा होती है तो उसमें भी इन बातों को रखने का प्रयास करेंगे. तो इसका अभी कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, ना राज्यों के चुनाव से, ना लोकसभा के चुनाव से. ये एक सामयिक टाइमली इंटरवेंशन है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी टू, जैसा मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, कम आउट विथ ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन टैकलिंग द ग्रिम सिचुएशन. पॉलिटिकल कंपल्शन भारत सरकार की हो सकती है. मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे राज्य हैं उसमें कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है जो उनको पीछे खींच रही है. जहाँ हम मिली जुली सरकार अलायंस गवर्नमेंट में भी हैं, जैसे पंजाब या बिहार, वो कितनी अब तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, इससे आप अवगत हैं, और हमारा उसमें जो योगदान है उससे भी आप अवगत हैं. तो इसलिए कंपल्शन जो है पॉलिटिकल सिचुएशन का, वो एलिबाई नहीं हो सकता है भारत सरकार के लिए. क्योंकि अगर कोई इसमें दुश्वारी है, कोई दिक्कत है, तो इन्हीं का कर्तव्य बनता है कि उसको दूर करें. और दिक्कत हम लोगों से नहीं है, ज़्यादा उनको दिक्कत है अपने अलायंस पार्टनर से. उसको कौन दूर करेगा? उसको वही लोग दूर करेंगे ना. हम उनके बिहाफ पर इंटरवीन नहीं कर सकते. उनको खुद को दूर कर, अपने अंदर दूर करना है, और जब उनकी रजामंदी बन जाए तब वो फिर हमसे बात करें, अगर बात करने की आवश्यकता है. अखिलेश शर्मा. एस्पिरेशंस तो हैं, सबके एस्पिरेशंस, हमारे राज्यों के भी एस्पिरेशंस हैं, हमारी पार्टी का एस्पिरेशन है. हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य या गोल है वो क्या है? वो यही है कि हम अपने देश, अपने प्रदेशों की जो जनता है उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दें. यही है मूल मुद्दा कि कैसे उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं. मेरे लिए जीएसटी पे बोलना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि मैं उस समिति का अध्यक्ष हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का, जिसमें जीएसटी का मुद्दा अभी विचाराधीन है. लेकिन चूंकि आपने जीएसटी का मुद्दा उठाया है, मैं एक बात इस मौके का फ़ायदा उठा के आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जीएसटी बहुत अच्छा है, जीएसटी से बहुत फ़ायदा होगा. कुछ लोगों का मानना है कि जिस दिन जीएसटी लागू हो जाएगा उस दिन जो हमारा जीडीपी है वो 2% से बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, सिर्फ जीएसटी लागू होने पर. कमेटी के सामने ये सारी चीज़ें आई हैं. हम लोग, मैं भी बिल्कुल तत्पर था कि हम हर हफ्ते मीटिंग करके और सब लोगों से, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बातचीत करके, और हम इस मॉनसून सत्र में अपनी समिति का रिपोर्ट जीएसटी के ऊपर सौंप देंगे. इस प्रतिबद्धता, इस डिटर्मिनेशन के साथ हम काम कर रहे थे. हुआ क्या? हुआ ये
कि 27 जुलाई को हमने अंतिम बैठक रखी थी अपनी कमेटी की, जिसमें हमने वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों को बुलाया था अंतिम बातचीत के लिए। क्योंकि जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें क्या होता है कि सबसे बातचीत करने के बाद एक राउंड ऑफ मीटिंग हम करते हैं, फाइनल रैप अप मीटिंग विद द मिनिस्ट्री कंसर्न, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो या कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री हो। तो उससे तो इसमें हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बुलाया फाइनल रैप अप मीटिंग के लिए ऑन दी 27th of जुलाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमसे कहा, क्योंकि हम लोगों ने जो कई सवाल जो थे उसका रिटन उत्तर उनसे मांगा था, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे उत्तर को तैयार करने में हमें मंत्री के आदेश की आवश्यकता होगी। उस समय जब ये खबर आई उस समय प्रधानमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री थे, तो हमको आवश्यकता होगी मंत्री से इजाज़त लेने की, उनकी स्वीकृति लेने की, और इसके लिए हमें कुछ और समय दीजिए, आप कम से कम 1 हफ्ते का समय दीजिए। तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमने कहा कि ठीक है, उस दिन आपकी मीटिंग नहीं करेंगे, आगे कभी कर लेंगे। 6 अगस्त को हम लोगों की फिर बैठक हुई कमेटी की, जिस समय तक मंत्रालय की तरफ से जवाब नहीं आया था। और आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज आ गया होगा तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक नहीं आया है मंत्रालय से उत्तर, हमको अभी तक नहीं मिला है। आज 16 अगस्त हो गया, और जब बड़े और विवादास्पद बिल होते हैं तो उस पर झटके से फैसला नहीं होता है, उस पर कई मुद्दों पर सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल बड़ा भारी मोटा पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, तो हम लोगों को 4 बैठकें करनी पड़ी उस पर, सिर्फ रिपोर्ट को डिस्कस करके अप्रूव करने के लिए। तो आप जानते हैं कि हमारी जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट तैयार करता है, कमेटी का चेयरमैन जो है उस रिपोर्ट को देखता है, उसके बाद रिपोर्ट सर्कुलेट होता है, तब बैठकें होती हैं जिसमें रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है। ये प्रक्रिया है, और अभी मंत्रालय से अगर उत्तर ही नहीं मिला है तो उत्तर मिलने के बाद हमको फिर बैठक करनी पड़ेगी। बैठक करने के बाद फिर पार्लियामेंट, ये जो सेक्रेटेरिएट है उसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि इस सेशन में जीएसटी के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करना मेरी समिति के लिए संभव नहीं होगा, और हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मैंने आपको वो सारी परिस्थिति बताई जिसके चलते इसमें डिले हुआ है, क्योंकि पहले प्रणब मुखर्जी हटे तो प्रधानमंत्री उसके मंत्री बन गए, फिर प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया तो चिदम्बरम साहब उसके मंत्री बन गए, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी बदल गए, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए, रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बन गए। तो अब लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे उस बात का। नहीं, आई कांट एंटिसिपेट, रिटेल पर मैं अलग से आता हूँ। आई कांट एंटिसिपेट, एज आई सेड, the final consensus in the committee. That will not be fair on my part. We'll be discussing all the issues in the committee, and then we'll finalize our. Acha, you're talking about the CM's conclave. GST is not an issue that we are discussing specifically in this meeting. And the GST issue has been discussed amongst ourselves with the state finance ministers. Even in the committee, we called the state finance ministers, and they have appeared before the committee. But I'll hasten to add that GST is not a party issue. मैंने पहले भी इसी हॉल में कहा है आपको कि डोंट ट्रीट जीएसटी एज ए पार्टी इशू, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस
or Congress versus non-Congress. There are many states which are not comfortable with GST. And please understand that this is a very, very fundamental change in the division of fiscal powers between the center and the states, which is sought to be brought about by this constitutional amendment. So, everyone has to proceed with a great deal of caution. Then, nobody wants to delay it. The committee would submit its report as soon as possible in the light of its own understanding of the situation. And the standing committees, you know, are all party committees. So I can't take a BJP view, or somebody can't take a non-Congress view necessarily. We work on the basis of consensus. As far as FDI and retail is concerned, this is an entirely irrelevant debate. Entirely irrelevant debate, meant only to divert attention from the real issues. And I am saying it with all the conviction at my command. There are 20 things this government can do without any controversy, without any difference of opinion. Who is preventing this government from ensuring proper power supply in this country? Why should we have the kind of blackouts that we had, grid failures? Who is preventing this government from building more roads, including rural roads? Last mile connectivity. Who is preventing this government from unleashing the second telecom revolution in this country? Huh? Or cold chains, or helping agriculture in 100 different ways? There are any number of fields and sectors where the country is crying for initiative. And the government can take those initiatives and nobody is going to object. But then we get involved. Should there be FDI in retail, not FDI in retail, single brand retail, multi-brand retail, this, that and the other? Entirely irrelevant controversy, as I said, to divert attention from the real issues. Are you suggesting a stimulus package? Which kind of a stimulus package? For states. Rural roads and all these kind of things. You don't need a stimulus package. It's part of the government's program. They have allocations. All that they need to do is to spend those allocations. मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये कोई मुख्यमंत्रियों के को कैरेक्टर रोल सर्टिफिकेट देने की, कैरेक्टर रोल स्थापित करने की बैठक नहीं है, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड कामकाज की समीक्षा के लिए भी ये बैठक नहीं है. मैंने कहा ना कि रिव्यू बैठक नहीं है. ये बैठक है कि आज की जो आर्थिक परिस्थिति है उससे हम कैसे निपट रहे हैं, आगे कैसे निपट सकते हैं, जिसमें आज के दिन जो सूखा पड़ा है देश में वो भी शामिल हो गया है. इसके लिए बैठक बुलाई जा रही है. नहीं, अभी तक जो बैठकें होती रही हैं वो होती रही हैं कि हम आपस में बातचीत करके, जैसा मैंने कहा कि और आगे क्या काम कर सकते हैं जनरली, और एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं. लेकिन इस बार जो मैंने आपसे कहा, प्लीज वो कॉन्टेक्स्ट याद रखिए. द कॉन्टेक्स्ट इज द करंट इकोनॉमिक grim economic situation and aggravated by the drought, and what are we doing to deal with it and what further can be done to deal. इसी context में यह बैठक बुलाई.